सभी को नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का विज्ञापन आ चुका है, आपने फॉर्म भर दिए होंगे। आज का ये वीडियो, छोटा सा वीडियो, उन सब बच्चों के लिए जिनको लेकर ये कन्फ्यूजन है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, कब इसका एग्ज़ाम होगा। इन सब बातों को लेकर एक बहुत छोटी और शॉर्ट में मैं 2-4 बातें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, जिस भर्ती परीक्षा का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि उनका पहले का लेवल क्या है। पहले का मतलब इनके ओल्ड प्रश्न पत्र आपके दिल और दिमाग में आने चाहिए। नंबर 2, आपको पाठ्यक्रम सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आप 10 वीडियो देखोगे, 20 वीडियो देखोगे, उससे बेटर ये है कि आप खुद सिलेबस का प्रिंट आउट लो, पुराने प्रश्न पत्र देखो और उससे भी नेक्स्ट लेवल मतलब आप जो पेपर देखोगे वो 1 साल, 2 साल, 3 साल पुराना मिलेगा। लेकिन अब जो पैटर्न है वो बदल रहा है। तो उन टॉपिक से रिलेवेंट नए प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। और हज़ार लोगों की बातें सुनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिलेक्टेड और सही तरीके से यदि आप स्टडी करते हैं, तो भर्ती परीक्षा के लिए, जैसे आप ऑलरेडी टीचर भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी स्टेट का आपने किया है और आप डी ट्रिपल एस पी पीआरटी दे रहे हो, तो आप मान के चलिए कि आप 2 से ढाई महीने ढंग से मेहनत कर लोगे, तो एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। क्योंकि जब सिलेबस एनालिसिस आप करते हो, देखते हो, तो आपको लगता है कि चीज़ें वही हैं, घुमा-फिरा के, चीज़ें वही पढ़नी है। आप केवीएस पढ़ रहे हो, सेम वही चीज़ें हैं। ईएमआरएस पढ़ रहे हो, सेम वही चीज़ें हैं। आप अपने किसी स्टेट का रीट या सीटेट या कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेम वही चीज़ें हैं। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पीआरटी में, डी ट्रिपल एसपी में लगते हो, दिल्ली में लगते हो, तो उससे आपके भविष्य की संभावनाएँ बहुत खुल जाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, हर उस बच्चे को जिसकी आकांक्षाएँ हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है, उसके लिए इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। वो 100% उसको पूरा देना चाहिए। इतनी शानदार तो सुविधाएँ हैं, इतना शानदार वेतन है और उसके साथ आपको राजधानी में रह के और आगे बढ़ने का मौका बड़ा मिलता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिनका सपना है पीआरटी टीचर बनने का, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से मेहनत करके और सिस्टमैटिक तरीके से यदि मेहनत करते हैं, तो आप आराम से निकाल लोगे। परीक्षा को लेकर बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि सर इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट क्या है? जो मैंने अपने सोर्स पे बात की वो यही है कि फरवरी लास्ट या मार्च में भी हो सकता है अप्रैल में भी करवा दें। बट ये संभावना यही है, फरवरी लास्ट या मार्च, फरवरी में भी कभी संभावना लग रही है क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम्स हो जाती हैं, सीबीएसई के एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं, तो मार्च अप्रैल में ज़्यादा संभावनाएँ बनती हैं। लेकिन आप तो यही चल के चलो कि मुझे आने वाले डेढ़ 2 महीने में इस सिलेबस को पूरा अच्छे से कवर करना है। सिलेबस का थोड़ा-सा संक्षिप्त में एनालिसिस मैं कर दूँ कि जैसे आपका 2 पार्ट में आपका पेपर होना है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है? और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो जनरल वगैरह के लिए 40% है, बाकी 35 और 30 है, वो देख लेना आप विज्ञापन पूरा का पूरा। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपको लेनी पड़ती है। पेपर का लेवल जो आता है, डी ट्रिपल एस भी हो, केवीएस हो, ईएमआरएस हो, इनका पेपर का लेवल थोड़ा अप्लाइड बेस आता है, अच्छा लेवल आता है और एनसीईआरटी को स्पेशली ये फॉलो करता है। तो वो थोड़ा-सा दिमाग में रखना है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है, जिसमें शो क्वेश्चन आएँगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 20% हैं और जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक आप देखेंगे, तो उसमें करंट भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ठीक है? जनरल चीज़ें भी हैं, ठीक है? इकोनॉमिक के कुछ टॉपिक हैं, तो आप इनको देखोगे तो सब टॉपिक्स चाहे मत पढ़ो। आप लेकिन कोर टॉपिक को जब आप करेक्ट करते हो कि यार मुझे स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अच्छे से तैयार करना है, महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ तैयार करनी है, महत्वपूर्ण आयोजन तैयार करने हैं, तो करंट्स वाला बिंदु आपको लगभग प्रश्न दे जाता है। ऐसे हिस्ट्री पॉलिटी के वन लाइनर चीज़ें आपने देख ली, कॉन्स्टिट्यूशन की वन लाइनर चीज़ें देख ली। थोड़ा-सा सिस्टम से पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 20 में से आप मान के चलिए कि 10 से 14 या 15% तक बड़े आराम से पहुँच सकते हो। इसके लिए अलग-अलग किताबें आती हैं, इसके लिए ल्यूसेंट की वन लाइनर जो किताब आती है वो बढ़िया है। महेश वर्णवाल वाली भी देख सकते हो, एनसीईआरटी, उसमें से प्रश्न आ जाते हैं। किरण पब्लिकेशन की इसको लेकर बुक्स आती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी वाली है तो निश्चित रूप से आरएस अग्रवाल पे जाना चाहिए और अच्छे से अभ्यास कीजिए। बहुत हाई लेवल नहीं आता, लोग आपको डराएँगे, पता नहीं क्या-क्या आएगा। नॉर्मल प्रश्न आते हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, निकल जाएगा। ये 20% है इसके। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, इसके अंतर्गत भी आप ये देखिए कि वही आरएस अग्रवाल को आप फॉलो कर लीजिए। एक किरण कॉम्पिटिशन का अभ्यास बुकलेट आती है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। ये भी ठीक है, अच्छा है, इससे हो जाएगी आपके। तो ये भी एक तरीका है आपका, निकाल सकते हैं इसको, ठीक है? तो ये दोनों देख लेना, इसमें और इसमें दोनों में एक ही हो जाएगा। और हिंदी, इंग्लिश और एक
दोनों का जो है क्या पढ़ें सर, हिंदी इंग्लिश आप वही, मतलब फर्स्ट पेपर तो इनका सेम टू सेम जो केवीएस का इन्होंने पैटर्न रखा है, एमआरएस का जो पैटर्न रखा है, लगभग वही सेम चीजें इन्होंने जोड़ी हैं। तो हिंदी इंग्लिश की जो भी ग्रामर आपके पास है, जो भी 6 से 10वीं की किताब लेवल की जो भी ग्रामर चलती है, वो कोई भी ग्रामर बुक हो, नया कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। पहले जो आपने पढ़ रखी है सेम उसी को आप फॉलो करें और उसको पढ़िए, वहीं से प्रश्न सही हो जाएंगे। बहुत हाई स्टैंडर्ड इसका नहीं आता है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट है जिसके अंतर्गत ये आपके जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आ गई, आपका मैथ वाला पार्ट आ गया, हिंदी इंग्लिश आ गई, तो इसको देख लीजिएगा। ये इसके शो क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। दूसरा जो पार्ट है आपका है वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब जिसमें आपको पूरी पेडागोजी आती है, पेडागोजी के शो क्वेश्चन आता है। और मतलब इसका बड़ा रोल है सिलेक्शन में, क्योंकि लगभग लेवल फर्स्ट वाले बच्चे होते हैं वो ये जो पार्ट है हिंदी इंग्लिश वगैरह उनको पढ़ना पड़ता है, मैथ रीजनिंग उनके ऑलरेडी पढ़ना, किसी स्टेट से भी है तो भी आपको पढ़ना पड़ता है। थोड़ा सा जीके को आप बैलेंस स्थापित कर जाओगे, जीके में इंपॉर्टेंट चीजें, मैंने कहा कि आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप वो चीजें जरूर पढ़िए जहां से प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। वो कोर टॉपिक की थी तुमने पहचान कर ली, सिलेबस का एनालिसिस कर लिया, सोशल मीडिया से दूर रहकर दिन में 12-13 घंटे तुमने ढंग से निकाल लिए ना, तो निकाल जाओगे। और तुम भटक रहे हो मैराथन के नाम पे तो फिर तो मुश्किल है मामला। जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जो खैर मैं खुद भी करवाता हूं, अपनी किताब भी चलती है, वही चीजें हैं जो यदि आपने राजस्थान का रिट दिया हो, किसी स्टेट का टेट एग्जाम दिया हो, तो सेम वही चीजें हैं घुमा फिरा के। यहां कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि 100% है और एक बड़ा रोल है, और यहाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो डीएलएड की किताबों से, एनआईओएस की किताबों से, ठीक है, इग्नू के बीएड के नोट्स हैं, इनसे प्रश्न लगभग बनते हैं। लेकिन मैंने जो लिखा है अपनी समग्र मनोविज्ञान यदि आपके पास है, तो उसमें एक कंप्लीट टॉपिक है और बहुत बढ़िया तरीके से दे रखे हैं। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको सिलेबस का एनालिसिस करवा दूंगी, सर क्या पढ़ें। देखो किताब यदि आपके पास मेरे वाली अवनी समग्र मनोविज्ञान है, तो उसमें से जो टॉपिक के नाम है एज इट इज वही चलना है। कहीं टॉपिक से देखो सिलेबस में लिखा हुआ बस समझना है आपको कि ये टॉपिक है ग्रोथ, तो ग्रोथ में क्या क्या चीज शामिल हो सकते हैं, इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, वो समझ में आना चाहिए आपके। इसके ऊपर क्या क्या पीवाई क्यू पूछे गए हैं सेंट्रल एग्जाम्स में, केवल वो भी तैयार कर लोगे तो बहुत है। यदि हम 5 टेस्ट करवाएंगे इसके ऊपर डी ट्रिपल एस पीआरटी पे, एज इट इज ये जब तक आज तक के जो पीवाई क्यू आए उनको एनालिसिस करते हुए 5 टेस्ट करवाएंगे इसके, आप देख लीजिएगा, आपका मन हो ले लेना। बाकी आप खुद भी अपने लेवल पे कर, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, तो इसके अंतर्गत वही चीजें हैं, कंप्लीटली ग्रोथ डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के सिद्धांत क्या है, वो पूरा इसके अंतर्गत आ जाएगा। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जितने भी क्षेत्र हैं, तो विकास के क्षेत्र स्पेशली शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, इन डोमेन्स को, इनसे रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो थ्योरीज हैं, वो सब आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी सरसरी तौर पे, तो कम से कम जरूर देखिए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडोलेसेंस, यहाँ आपको शिशुअवस्था बाल्यावस्था पढ़नी है, लेकिन स्पेशली किशोरावस्था को ढंग से कवर करना है। शिशुअवस्था बाल्यावस्था भी पढ़नी है क्योंकि पीआरटी का मूल चीजें वही है, तो तीनों अवस्थाएं आपको पढ़नी है। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, प्राथमिक और द्वितीयक सरकारी एजेंसी, समाजीकरण की एजेंसियां क्या है, समाजीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, समाजीकरण पे काम किसने किया है, परिवार की भूमिका क्या है, विद्यालय की भूमिका क्या है, ये सबको हल्का सा देखना है। पीवाईक्यू भी देख लोगे तो बहुत है। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिव, मतलब अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मितवादी सिद्धांत, पांचों व्यवहारवादी पढ़ने हैं। संज्ञानवाद जीन पियाजे, अल्बर्ट बांडुरा, कुर्ट लेविन टॉलमैन, कुर्ट लेविन टॉलमैन को छोड़ भी सकते हैं, बट बांडुरा अंतर्दृष्टि वाला और जीन पियाजे को ढंग से कवर कर जाएं, जेरोम ब्रूनर पढ़ जाएं, वाइगोत्स्की पढ़ जाएं, ठीक है, 5E का कॉन्सेप्ट पढ़ जाएं, ठीक है। ये आपका इसमें से काफी सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं, स्पेशली कंस्ट्रक्टिव पे तो बहुत फोकस किया जाता है सेंटर के एग्जाम में, तो इसको देख लीजिएगा, वो सेम वही चीजें हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं। फिर अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, वही चीजें हैं, लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, स्पेशली व्यक्तिगत कारक और शिक्षक संबंधी कारक, ये दो ढंग से पढ़ने, और इसमें मैच्योरिटी की भूमिका और अभिप्रेरणा की भूमिका को ढंग से देख लेना। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है, सोपान क्या होते हैं, शिक्षण अधिगम प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, और यहाँ संगठन के अंतर्गत विभिन्न जो थ्योरीज हैं, एक जो शिक्षण के सूत्र हैं उनके नाम हैं, वो हल्के से देखने हैं यहाँ पे, मतलब इससे रिलेवेंट चीजें पूछ लेगा। कंप्लीट चीजें वही हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वाला पूरा टॉपिक। इनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक, यहाँ माइक्रो टीचिंग पढ़ना है, अनुरूपण सिमुलेशन टीचिंग का हल्का सा आपको देखना है, टीम टीचिंग का आपको हल्का सा देखना है, ठीक है, और टीचिंग कौशल्स क्या होते हैं, उनके संदर्भ से रिलेवेंट अप्लाइड टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछता है। स्मृति, बोध और चिंतन स्तर को देख के जाना है, ठीक है, वो यहाँ से रिलेवेंट करके प्रश्न पूछ लेगा। रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज ए मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, निर्मितवादी अधिगम सिद्धांत, वही अप्लाइड प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे,
पूरा कंस्ट्रक्ट टीचिंग क्या होता है, टीचर की भूमिका क्या है, बच्चे की भूमिका क्या है, ठीक है। यहाँ जॉन डीवी का संदर्भ भी पूछ सकता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेवेंट करके। तो वही चीजें हैं घुमा फिरा के। डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेवेंट प्रश्न पूछेंगे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, वही चीजें हैं सेम टू सेम। मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं, चीजें वही है घुमा फिरा के। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो ग्रेड फर्स्ट में काफी पूछा जाता है, समग्र मनोविज्ञान में डिटेल से मैंने डाल रखा है। गाइडेंस काउंसलिंग दोनों होते क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों की तकनीकें क्या है, दोनों के प्रकार क्या है, ये सब इसमें पूछता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जो सीटेट के जितने भी प्रश्न आए हुए प्रश्न है वो भी देख लोगे तो यहां से प्रश्न गलत नहीं होगा। कंप्लीटली इसको कवर कर लो। पीवाई को भी देख लोगे तो भी प्रश्न गलत नहीं होगा। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में मतलब लूथर गुलिक उर्विक के सिद्धांत देख लें, एक अच्छे स्कूल संगठन में कौन कौन से तत्व होते हैं, ठीक है ना। तो वही उससे जोड़ के पॉट्स का बराबर वो उनसे रिलेवेंट करके प्रश्न पूछ लेगा यहां से। लीडरशिप की शैलियां जो भी हैं, सभी शैलियां और स्पेशली लोकतांत्रिक शैलियों के संदर्भ में, प्रजातांत्रिक शैलियों के संदर्भ में प्रश्न यहां से। पीवाईक्यू यदि आप देख लोगे तो भी इससे काम चल जाएगा, ये भी मैंने डाल रखा है। एनईपी 2020 का बड़ा रोल है आज के टाइम में। कम से कम ये मान के चले कि 7-8% एनईपी 2020 पे आ जाएगा। तो एनईपी 2020 तो आपको सब जगह पढ़ना है, तो इसको तो इस लेवल पे पढ़ के जाइए गंभीर तरीके से, नेक्स्ट लेवल पे पढ़िए। मैं इसका एक पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू करूंगा, उसके पूरे प्रश्न देख लेना आप, इससे बाहर नहीं आएगा। आरटी 2009 पूरा का पूरा पढ़ना है, ये सभी जगह काम आता है, तो इसको भी ढंग से पढ़ लीजिए। नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, जितनी भी नेशनल पॉलिसी एजुकेशन की आई हैं, मतलब प्रथम शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति, प्लान ऑफ एक्शन, एनसीएफ 2005, ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा हल्का सा आपको सस्ते तौर पे देखना है। कोठारी शिक्षा आयोग जो भी है वो हल्का सा पूरा ऐतिहासिक क्रम आपको पढ़ के जाना है। डाइट्स एनसीटी की स्थापना, एनसीईआरटी की स्थापना, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की स्थापना, वो थोड़ा सा एक सीक्वेंस वाला पूरा का पूरा देख लेना। स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स, एक पाठ्यक्रम के सिद्धांत क्या होते हैं, अच्छे पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं, अप्लाइड प्रश्न होता है, कोई विशेष बात नहीं है। पर्सपेक्टिव, लर्निंग के संदर्भ में पर्सपेक्टिव से जोड़ के अप्लाइड प्रश्न पूछ लेगा। नॉलेज, ये ब्लूम टेक्सोनोमी वाला पूरा आ जाएगा। करिकुलर एक्टिविटी, पाठ्य से आगामी गतिविधियों के जो क्षेत्र हैं, शैक्षिक शैक्षिक क्षेत्र, और इसमें मूल्यांकन से रिलेवेंट प्रश्न भी पूछता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, ये सब जो है इनको जोड़ देगा ये कंप्लीटली। मेरा कहने का मतलब है कि कोई बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने सिलेबस को लेकर एनालिसिस किया, समझ बनाई ना, इसके पीवाई को देखे ना, तो वही है, लर्निंग ढंग से पढ़ जाओ, विकास ढंग से पढ़ जाओ, समावेशी शिक्षा ढंग से पढ़ जाओ, ठीक है। और आपका मापन मूल्यांकन, ये जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो पढ़ जाओ। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं हल्के हल्के, टीचिंग मैक्सिम्स क्या होते हैं वो हल्के से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ढंग से पढ़ जाओ, ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी ढंग से पढ़ जाओ। टीचिंग लर्निंग के प्रकार, शिक्षण के प्रकार जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको लिखने के तरीके, पाठ योजना, इकाई योजना, इनसे रिलेवेंट करके सब चीजें, ठीक है। लुथर गुलिक उर्विक वाले सिद्धांत, टोटली बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं 5 टेस्ट इसके करवाऊँगा, उससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों का ये लगता है कि सर हमारे लिए जॉब प्रायोरिटी है, और स्पेशली बहुत अच्छी जॉब प्रायोरिटी है और ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है, उनको पीआरटी का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए और बहुत अच्छे से देना चाहिए। मतलब आप खुद को ये फ़ील होगा कि यार हाँ, सर एक सही दिशा मिली है, वहाँ से आगे बढ़ने की संभावनाएँ आपकी बहुत बढ़ जाएँगी। तो और बाकी कोई चीज़ इसमें है नहीं, मैंने कहा सेकंड पेपर आपको हार्ड लगेगा, उसके मैं 5 पेपर करवाऊँगा। बाकी यदि किताब आपके पास कोई भी है, एनआईओएस डीएलएड के नोट्स हैं, तो उनको ढंग से कर लीजिए। टॉपिक से ज़्यादा हटिए मत। जो हेडलाइन है उसको ज़रूर पकड़ के रखिए, बट उसके सब बिंदु क्या-क्या हो सकते हैं, इनसे रिलेवेंट क्या-क्या प्रश्न आ सकते हैं, वो थोड़ा-सा अपन पीवाई को देखते हैं तो पूरा बिंदु अपने समझ में आ जाता है। बैलेंस स्थापित कीजिए, दोनों पार्ट को बराबर टाइम दीजिए, और सही तरीके से यदि मैनेज कर गए 2 महीने, ढाई महीने, तो आप निश्चित रूप से मान के केवल आप इसमें सक्सेस नहीं होंगे, इससे जुड़ी हुई जितनी भर्तियाँ हैं, उनके लिए भी आपका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड बेस आपका तैयार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।